हेलो फ्रेंड्स, इम्पोर्टेंट लीगल सॉल्यूशन में आपका स्वागत है। अभी फ़िलहाल आरजेएस की नई वैकेंसी निकली है 222 पोस्ट के लिए। तो आज हम उसके हिसाब से पढ़ाई करेंगे कौन कौन से एक्ट उसमें आएंगे, सिलेबस में क्या क्या है उसके हिसाब से। तो मैंने जो इसके एक्ट हैं उन सब पे इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस तैयार किए हैं। जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो पहले के एग्ज़ाम्स में आगे आए हुए हैं या फिर आगे आने के हिसाब से इम्पोर्टेंट है, उनका मैंने एक पीडीएफ बनाया है। तो आज मैं आपके साथ में वो शेयर करूँगा। हम उसके बारे में विस्तार से देखेंगे कि किस प्रकार के क्वेश्चन पहले आ चुके हैं और आगे कौन से क्वेश्चन आएंगे। अगर मेरा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जिससे कि आगे आने वाले वीडियोज़ आपको मिलते रहेंगे। तो चलो हम देखते हैं इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के बारे में। एक बात ये जान लीजिए कि जो क्वेश्चन यहाँ पे मैं कवर कर रहा हूँ वो या तो पहले आ चुके हैं एग्ज़ाम में या फिर आने के हिसाब से बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अगर आप इनको पढ़ लेते हो तो आपके एग्ज़ाम में काफ़ी अच्छा रिज़ल्ट मिलने की उम्मीद है, काफ़ी फ़ायदा हो सकता है उनसे। तो मेरी रिक्वेस्ट है कि आप कम से कम एक बार इनको ज़रूर पढ़ें। तो आज हम पढ़ेंगे प्रक्रम में लिखित अधिनियम 1881, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881। तो सबसे पहले इसके चैप्टर हम देखते हैं। चैप्टर हम देखेंगे कौन कौन से चैप्टर हैं। तो हम पूरे चैप्टर नहीं देखेंगे। देखो आरजेएस में इस केवल चैप्टर नंबर 17 आएगा। तो हम देखेंगे चैप्टर नंबर 17 क्या है। खातों में अपर्याप्त निधियों के कारण कतिपय चेकों के अनादरण की दशा में शास्तियाँ, मानो कि अकाउंट में पर्याप्त बैलेंस नहीं है, उसकी वजह से कुछ चेक हैं उनका अनादरण हो जाता है। तो उसकी स्थिति में क्या क्या पेनल्टी लगाई जा सकती है, क्या पनिशमेंट की व्यवस्था है, वो सारे उपबंध किए गए हैं इस चैप्टर नंबर 17 में, जो कि सेक्शन 138 से 148 तक टोटल 11 सेक्शन है इसमें कवर किया गया है। तो चलो हम शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम शुरू करेंगे 138। पहले हम ये देख लेते हैं कि इन धाराओं को कब जोड़ा गया है, हटाया गया है या क्या परिवर्तन किया गया है। तो देखते हैं। सबसे पहली है धारा 138 138। यह 1988 के अधिनियम 66 की धारा 4 द्वारा चैप्टर 17 अंतः स्थापित किया गया है। जो चैप्टर 17 है जिसमें धारा 138 से 148 तक है, तो ये शुरू के मूल एक्ट में नहीं था। इसको 1988 का अधिनियम जो 66 है उसकी धारा 4 द्वारा जोड़ा गया, चैप्टर 17 को ही। नेक्स्ट है 141, कंपनियों द्वारा अपराध। तो कंपनियों द्वारा अपराध है, उसमें क्या परिवर्तन किया गया। 2002 के अधिनियम 55 की धारा 8 द्वारा उपधारा 1 में परंतुक अंतः स्थापित किया गया। जो उपधारा 1 है उसमें एक परंतुक अंतः स्थापित किया गया, जोड़ा गया है। इसी प्रकार से धारा 142, ये सारी चीज़ें देख लीजिए, ज़्यादा इतनी इम्पोर्टेंट नहीं है, बस केवल हमें पता होना चाहिए कि कौन सा जोड़ा गया है। तो सबसे पहला हमें मेन तो यही है इसमें कि 1988 के अधिनियम संख्या 66 की धारा 4 द्वारा चैप्टर 17 जोड़ा गया और चैप्टर 17 ही हमारे आरजेएस में पूछा जाएगा, इसके अलावा और कुछ नहीं आएगा। चैप्टर 17 की केवल 11 धाराएँ हैं, उन्हीं के बारे में क्वेश्चन आएंगे। तो चलो हम शुरू करते हैं। सेक्शन वाइज कौन कौन से क्वेश्चन आए हैं या आने की संभावना है। तो पहला सेक्शन है सेक्शन 138, खाते में धन की अपर्याप्तता इत्यादि के कारण चेक का अनादरण। अगर मान लो खाते में धन की अपर्याप्तता है, उसके कारण से चेक का अनादरण अगर हो जाता है तो उसके लिए क्या उपबंध किए गए हैं। तो पहला है बैंक चेक को किन कारणों से बिना भुगतान वापस कर सकता है। क्वेश्चन क्या है कि बैंक है वो चेक को किन कारणों से बिना भुगतान के वापस कर सकता है। तो दो कारण हो सकते हैं। पहला है खाते में धन की अपर्याप्तता, अगर मान लो कि जितने रुपीज़ का चेक है उससे कम अमाउंट अगर खाते में है तो कर सकता है। या फिर दूसरा कि खाता धारक और बैंक के मध्य कोई करार हुआ है जिसमें कोई धन के भुगतान की सीमा तय की गई है उस करार में, और चेक में उससे ज़्यादा अमाउंट अगर भरा हुआ है तो भी वापस हो सकता है। तो ये दो ही कारण हैं जिसकी वजह से कोई भी चेक है उसको बैंक वापस कर सकता है बिना भुगतान के। दूसरा क्वेश्चन है कि खाते में धन की अपर्याप्तता इत्यादि के कारण चेक का अनादरण के लिए दंड। जो खाते में धन है उसकी अपर्याप्तता के कारण से अगर मान लो चेक वापस हो जाता है तो उसके लिए दंड क्या होगा। तो इसमें होगा कारावास, जो कि अधिकतम 2 वर्ष तक का हो सकेगा, या फिर जो चेक की धनराशि के उसके 2 गुना जुर्माना लगाया जा सकेगा। जितने भी चेक की धनराशि है
उसके 2 गुने तक का जुर्माना जा सकता है या फिर दोनों हो सकते हैं। चेक की वैधता, कोई भी चेक है उसकी वैधता कितनी होती है, तो जिस दिन जारी किया जाता है उससे 3 मास की इसकी वैधता होती है। ये आया था 2015 का जो सीजे का एग्ज़ाम हुआ था उसमें पूछा गया था, 2015 सीजे में पूछा गया था कि चेक की वैधता कितनी होती है, तो 3 मंथ्स होती है। नेक्स्ट है कि चेक के बिना भुगतान वापस आने का नोटिस कितने समय में दी जाएगी। चेक है वो बिना भुगतान के वापस आ गया, तो जिसने चेक जारी किया था उसको इसकी नोटिस देनी पड़ेगी, तो उसको नोटिस कितने समय में जारी की जा सकती है। ये भी 2015 में पूछा गया था सीजे में कि भुगतान न होने और वापसी की सूचना प्राप्ति के 30 दिन के भीतर, भुगतान नहीं हुआ और वापसी की सूचना आ गई है उसके पास, तो उसके 30 दिन के भीतर वो क्या कर सकता है, इसका नोटिस दे सकता है। नेक्स्ट है कि चेक का आदेशक नोटिस प्राप्ति के कितने समय में भुगतान ना करे तो आगे की कार्रवाई की जाएगी। नोटिस दिया था 30 दिन के भीतर, अब कितने दिन में अगर वो कार्रवाई नहीं करता है, अगर नहीं करता है, भुगतान नहीं करता है, तो आगे कार्रवाई की जाएगी, तो वो होगा नोटिस प्राप्ति के 15 दिन के भीतर। और ये भी 2015 में पूछा गया था। तो ये लगातार बैक टू बैक 3 क्वेश्चन इसी धारा से पूछे गए थे, सेक्शन 138 से, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है 138। इसका नेक्स्ट और क्या क्वेश्चन आ सकता है कि इस धारा के उद्देश्य से ऋण या अन्य दायित्व का अर्थ क्या है। जो धारा 138 है उसके उद्देश्य से ऋण का या फिर अन्य दायित्व का अर्थ क्या है, तो विधित है अनुयोज्य ऋण या फिर अन्य दायित्व। जो विधित अनुयोज्य ऋण है वो होगा या फिर कोई अन्य दायित्व होगा। नेक्स्ट है इस धारा के अंतर्गत अपराध कई कृत्यों की एक श्रृंखला है, तो वे क्या करते क्या है, इसमें बताया गया है कि अपराध हो एक अपराध काम करने से नहीं होगा, बहुत सारे कृत्य हैं उनसे मिलके एक अपराध बनेगा। तो वो कौन कौन से काम है, सबसे पहले चेक लिखा जाएगा, उसके बाद चेक को बैंक के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा, उसके बाद ऊपरवाल बैंक द्वारा चेक का भुगतान किए बिना ही लौटा दिया जाना। बैंक को एक प्रस्तुत किया, उसके बाद बैंक है उसका भुगतान किए बिना वापस लौटा देता है। उसके बाद होता है चेक के लेखीवाल को चेक की धनराशि के भुगतान की मांग करते हुए लिखित में नोटिस दिया जाएगा। जैसे वापस लौटा देता है तो 30 दिन के भीतर उसका नोटिस देगा वो। और फिर होगा लेखीवाल को नोटिस की तिथि से 15 दिन के भीतर भुगतान करना है। अगर वो भुगतान नहीं करता है, असफल होता है, तब जाके ये अपराध घटित होता है धारा 138 के अधीन। अब देखो यहाँ पे कुछ वर्ड काम आए हैं। ड्रायर, ड्रायर कौन होता है, चेक देने वाला जो है, जो चेक देता है वो होगा ड्रायर। ड्राई कौन होता है, बैंक है यहाँ पे, और पेई कौन है, जिसने चेक लिया है वो क्या होगा, पेई होगा। अब देखो नेक्स्ट है कि दांडिक उत्तरदायित्व का निर्धारण करने में आपराधिक मनस्थिति का कोई स्थान नहीं है। जो दांडिक उत्तरदायित्व है उसका निर्धारण करने में इस एक्ट के अनुसार अगर मान लो कि दांडिक उत्तरदायित्व का निर्धारण करते हैं तो उसकी आपराधिक मनस्थिति है या नहीं है, क्या इसका कोई महत्व है, तो ये क्या है, इसका कोई महत्व नहीं है, ये कथन सही है। ये आया था सीजे 2013 में, ये क्वेश्चन पूछा गया था। नेक्स्ट है धारा 138 और 142 के संदर्भ में कौन सा कथन सही है। धारा क्वेश्चन इस प्रकार से आया था कि धारा 138 और 142 के संदर्भ में कौन सा कथन सही है। 4 कथन दिए हुए थे, उसमें से 3 सही थे और गलत होगा वो। तो ये 2015 में पूछा गया था, तो इसमें लिखा है कि सवाल 3, 4 और 5 हैं। तो कौन कौन से कथन आए थे उसमें, देखो 3, 4 और 5। एक कथन ये था कि चेक की वैधता जारी करने की तारीख से 6 महीने होगी। दूसरा था कि चेक को भुगतान किए बिना अगर वापस नोटिस के आने तक का समय दिया जाएगा तो वो 30 दिन का होगा। और तीसरा है कि चेक का आदेशक नोटिस प्राप्ति के 15 दिन के भीतर क्या करेगा, भुगतान अगर नहीं करता है तो आगे की कार्यवाही हो जाएगी। तो ये तीनों ऑप्शन दिए गए थे। तो ये जो 3 यहाँ पे हमने पढ़ा है ये उसी को मैंने अलग अलग करके लिखा है कि ये इस प्रकार से भी आ सकता है कि चेक की वैधता कितनी होती है। उसने क्या दिया था, ये तीनों को एक ही क्वेश्चन में दिया था 2015 में, और उसमें आपको पूछा था कि कौन सा सही है। तो धारा 138 कंप्लीट हो गया है। इसमें से यही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, टोटल 11 क्वेश्चंस। 139 में कोई खास क्वेश्चन नहीं है। नेक्स्ट है 140, जिसमें एक क्वेश्चन है। 140 है
प्रतिवाद जिसे धारा 138 के अभियोजन में स्वीकार नहीं किया जाएगा। ऐसा कौन सा प्रतिवाद होगा जो कि 138 के अभियोजन में स्वीकार नहीं किया जाएगा? तो इसके संबंध में क्वेश्चन है कि चेक जारी करते समय आदेशक को यह विश्वास करने का कोई कारण नहीं था कि प्रस्तुत किए जाने पर चेक धारा 138 के कारणों से अनादर्थ हो जाएगा। क्या यह एक प्रतिवाद होगा? अगर मान लो कि जो आदेशक है उसको ये विश्वास करने का कोई कारण नहीं था कि चेक जब दिया जाएगा धारा 138 के अधीन तो अनादर्थ हो जाएगा, तो क्या ये एक प्रतिवाद होगा? तो नहीं, ऐसा कोई प्रतिवाद उसको प्राप्त नहीं होगा। नेक्स्ट है धारा 141 है कंपनियों द्वारा अपराध। अगर कंपनियों के द्वारा अपराध किया जाता है तो उसके संबंध में क्या उपबंध है? तो इससे क्वेश्चन आया था 2021 का जो पेपर हुआ था लास्ट, इससे पहले वाला जो हुआ था RJS 2021, तो उसमें पूछा गया था। तो क्या है, इस धारा के प्रयोजनार्थ कंपनी से क्या अभिप्राय है? इस धारा के प्रयोजनार्थ कंपनी से क्या अभिप्राय है? तो कंपनी में क्या क्या शामिल है? पहला है निगमित निकाय, दूसरा है फर्म, तीसरा है व्यक्तियों का कोई समूह और फोर्थ है व्यक्तियों का कोई संगम। तो ये सारी चीज़ें किस में आएंगी? कंपनी में आएगी। 2021 में पूछा गया है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, दोबारा भी आ सकता है, ऐसा नहीं है कि अगर पिछली बार आ गया तो ये इस बार नहीं आएगा। नेक्स्ट है सेक्शन 142। तो सेक्शन 142 है अपराधों का प्रसंज्ञान। अपराधों का प्रसंज्ञान के संबंध में क्या बंद किए गए हैं? पहला क्वेश्चन है इसमें, परिवाद कितने समय के भीतर किया जाना चाहिए? परिवाद जो है कितने समय के भीतर किया जाना चाहिए? तो हमने ऊपर भी पढ़ा है कि लेखीवाल की 15 दिन की नोटिस के बाद भुगतान करने में असफलता के 1 माह के भीतर। जैसे लेखीवाल है उसको 15 दिन का नोटिस दिया गया, नोटिस देने के 15 दिन में उसको भुगतान करना है। अगर वो भुगतान नहीं करता है, 15 दिन बीत जाते हैं, भुगतान नहीं करता है, तो उसके 1 महीने के भीतर विदिन 1 मंथ परिवाद किया जाना चाहिए। नेक्स्ट है इस अपराध के संज्ञान के लिए सक्षम न्यायालय, ये जो अपराध है इस पर एक्ट के अंतर्गत, तो इसके लिए सक्षम न्यायालय कौन होगा? तो महानगर मजिस्ट्रेट या फिर प्रथम वर्ग न्यायिक मजिस्ट्रेट। इनसे निम्न पंक्ति का कोई भी मजिस्ट्रेट इसके लिए सक्षम नहीं होगा। या तो महानगर मजिस्ट्रेट होगा या फिर फर्स्ट क्लास जुडिशियल मजिस्ट्रेट, प्रथम वर्ग न्यायिक मजिस्ट्रेट होगा। नेक्स्ट है किस न्यायालय की स्थानीय अधिकारिता होगी? अब अगर कोई मामला आ रहा है इस एक्ट के अंतर्गत तो स्थानीय अधिकारिता कौन से न्यायालय की होगी उसके ऊपर यह पूछ सकता है, या फिर कोई ऑप्शन दे देगा उसमें से कौन सा सही है करके पूछ लिया। तो पहला है यदि चेक संग्रह के लिए किसी खाते के माध्यम से परिदत्त किया जाता है। अगर मान लो चेक है उसको संग्रह के लिए किसी खाते के माध्यम से अगर किया जाता है तो जहाँ पाने वाले या सम्यक अनुक्रम में धारक खाता रखता है। अगर मान लो कि जो चेक है उसको खाते के माध्यम से प्राप्त करना है तो जो प्राप्त करने वाला है उसका खाता जिस बैंक में है तो जहाँ पे है अकाउंट उसकी स्थानीय अधिकारिता वाला न्यायालय आएगा। या फिर दूसरा अगर मान लो कि चेक है उसको पाने वाले या सम्यक अनुक्रम धारक द्वारा संदाय के लिए खाते के माध्यम से अन्यथा अगर प्रस्तुत करता है तो जहाँ पे लेखीवाल का खाता है, मान लो कि उसको खाते के अलावा अन्यथा प्राप्त करता है तो फिर जहाँ पे लेखीवाल का खाता है वो होगा न्यायालय की स्थानीय अधिकारिता। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि परिवाद प्रस्तुत करने में हुई देरी क्षम्य की जा सकती है? किस जो परिवाद है उसमें प्रस्तुत करने में अगर जो देरी हुई है उसको क्या क्षम्य किया जा सकता है और किस धारा के अंतर्गत किया जा सकता है, ये कहाँ पे लिखा हुआ है? तो ये आया था क्वेश्चन 2015 में, धारा 142 के अंतर्गत ये पूछा जा सकता है, 2015 में पूछा भी गया है। नेक्स्ट है अभी धारा 143 न्यायालय की संक्षिप्त ढंग से मामलों का विचारण करने की शक्ति। जो न्यायालय है उसकी संक्षिप्त ढंग से मामलों का विचारण करने की क्या क्या शक्तियाँ हैं? तो पहली है CRPC की किन धाराओं के अनुसार संक्षिप्त विचारण किया जाएगा। अगर मान लो कि संक्षिप्त विचारण करता है न्यायालय तो CRPC के अनुसार किया जाएगा। तो किन किन धाराओं के अनुसार किया जाएगा? धारा 262 से 265, यह है CRPC 1973 की धारा है, इनके अनुसार से इसका संक्षिप्त विचारण किया जाएगा। नेक्स्ट है कि विचारण कितने समय में पूरा किया जाएगा। अगर संक्षिप्त विचारण करना है, समरी ट्रायल करना है तो कितने समय में किया जाएगा? तो परिवाद दाखिल करने की तारीख से
6 महीने के भीतर, जो परिवाद दाखिल किया गया है उससे 6 महीने के भीतर ये किया जाएगा। नेक्स्ट है, इस धारा के अधीन सज़ा क्या दी जाएगी? समरी ट्रायल अगर किया जाता है, ऐसे हमने क्या पढ़ाया सज़ा कि 2 वर्ष तक का कारावास या फिर जितना अमाउंट है उससे डबल का जुर्माना या फिर दोनों। और समरी ट्रायल हो रहा है तो कारावास हो जाएगा मैक्सिमम 1 साल और 5,000 रुपये का जुर्माना हो जाएगा इसमें। अब नेक्स्ट है धारा 143 के 143 के क्या है? अंतरिम प्रतिकर का निर्देश देने की शक्ति। जो अंतरिम प्रतिकर होगा उसका निर्देश देने की शक्ति किसकी होगी, क्या शक्ति होगी? तो इसमें पहला क्वेश्चन है कि लेखीवाल को अंतरिम प्रतिकर के संदाय का आदेश कब दिया जाएगा? जो लेखीवाल है जिसने चेक को लिखा है उसको अंतरिम प्रतिकर के संदाय के लिए आदेश कब दिया जाएगा? तो पहला है संक्षिप्त विचारण या समन मामलों में जहां परिवाद में उसने किए गए अभियोग का दोषी नहीं होने का अभियोग किया हो, या फिर दूसरा है कि अन्य किसी मामले में आरोप विरचित किए जाने पर। नेक्स्ट है इसका क्वेश्चन, अंतरिम प्रतिकर की रकम कितनी होगी? जो अंतरिम प्रतिकर है उसकी रकम कितनी होगी? तो चेक की जो रकम है उसकी 20% से अधिक नहीं होगी। अगर मान लो कि चेक की रकम 1 लाख है तो 20,000 रुपये इससे ज़्यादा ये नहीं होगा। नेक्स्ट है इसका थर्ड क्वेश्चन कि अंतरिम प्रतिकर की रकम का भुगतान कितने समय में किया जाएगा? जो अंतरिम प्रतिकर है, ऊपर के क्वेश्चन में देखा कि जो चेक की रकम है उसकी 20% से अधिक की नहीं होगी। अब उसका भुगतान कितने समय में किया जाएगा? तो अंतरिम प्रतिकर का आदेश जो है उसकी तारीख से 60 दिन के भीतर या फिर लेखीवाल के पर्याप्त कारण दिए जाने पर 30 दिन से अधिक की ऐसी अवधि के भीतर किया जाएगा। यानी कि ये 60 दिन के भीतर किया जाएगा। और अगर मान लो कि 60 दिन के भीतर वो नहीं कर पाता है इसका भुगतान, तो पर्याप्त कारण दिए जाने पर 30 दिन तक इसकी अवधि और बढ़ाई जा सकती है। नेक्स्ट है इसका क्वेश्चन 4 कि लेखीवाल के दोष मुक्त कर दिए जाने पर परिवादी द्वारा अंतरिम प्रतिकर की रकम का भुगतान कितने समय में किया जाएगा? जो लेखीवाल है उसको अगर दोष मुक्त कर दिया जाता है तो जो अगर लेखीवाल को दोष सिद्ध कर दिया जाता है तो लेखीवाल करेगा इसका भुगतान, और अगर लेखीवाल वो दोष मुक्त हो जाता है तो जुर्माना किसके ऊपर लगेगा? जो परिवाद ला रहा है उसको। और वो अंतरिम प्रतिकर की रकम का भुगतान कितने समय में करेगा? तो वही है, सेम इसमें भी वही रहेगा, अंतरिम प्रतिकर के आदेश की तारीख से 60 दिन, और अगर मान लो नहीं कर पाता तो पर्याप्त कारण दिए जाने पर 30 दिन से अधिक की ऐसी अवधि के भीतर सुसंगत वित्तीय वर्ष के प्रारंभ पर प्रचलित बैंक दर की ब्याज सहित। इसमें देखो एक चीज़ ध्यान देने वाली है कि अगर मान लो कि लेखीवाल है वो अगर भुगतान कर रहा है तो यहाँ ब्याज का कोई व्यवस्था नहीं की गई, लेकिन परिवादी जो है उसके ऊपर अगर लगाया जा रहा है तो उसको जो उस फाइनेंशियल ईयर के प्रारंभ पर जो प्रचलित बैंक दर थी उससे ब्याज लिया जाएगा। नेक्स्ट है 5 कि इस धारा के अंतर्गत अंतरिम प्रतिकर किस प्रकार वसूला जाएगा? तो कहीं भी हो अंतरिम प्रतिकर, जहाँ भी हम पढ़ते हैं प्रतिकर कहीं भी आ जाता है तो CRPC 1973 की धारा 421 के अधीन कोई जुर्माना होगा। यानी CRPC 1973 की धारा 421 है, इसके अधीन कोई जुर्माना होगा। नेक्स्ट है कि अंतरिम प्रतिकर में से कौन सी रकम घटा दी जाएगी? अगर जो अंतरिम प्रतिकर है तो उसमें से कौन सी रकम घटा दी जाएगी? तो पहली है धारा 138 के अधीन जो जुर्माना है वो, और दूसरा है CRPC 1973 की धारा 357 के अधीन अधिनिर्णित प्रतिकर। इन दोनों को घटा दिया जाएगा। अब नेक्स्ट है धारा 144 144 समन की तामील करने का ढंग। जो समन है उसकी तामील करने का ढंग क्या होगा, क्या तरीका अपनाया जाएगा समन की तामील के लिए? तो पहला क्वेश्चन है इसमें समन की तामील कैसे की जाएगी? तो समन की प्रतिलिपि को उस स्थान पर जहाँ ऐसा अभियुक्त या साक्षी सामान्यतः रहता है या कारोबार करता है या फिर व्यक्तिगत रूप से लाभ के लिए कार्य करता है, त्वरित डाक द्वारा या ऐसी कोरियर सेवा द्वारा जैसे सत्र न्यायालय के द्वारा अनुमोदन किया गया। नेक्स्ट है कि यदि अपराधी समन लेने से अगर मना कर देता है तो क्या तामील हुई मानी जाएगी? तो इसका आंसर होगा हाँ। अगर मान लो अपराधी है वो समन लेने से मना कर देता है तो अभी उसकी तामील हुई मानी जाएगी। नेक्स्ट है धारा 145 145
शपथ पत्र पर साक्ष्य। तो इसका पहला क्वेश्चन है कि परिवादी का साक्ष्य शपथ पत्र पर होगा। जो परिवादी का साक्ष्य है वो शपथ पत्र पर ही लिया जाएगा। नेक्स्ट है धारा 147 अपराध समनीय होंगे। तो ये क्वेश्चन आया था 2013 में। अपराध किस प्रकार का होगा? तो ये समनीय अपराध होगा। इस प्रकार इस बार भी आ सकता है, काफ़ी साल हो गए हैं इसको, 2013 में आया था। तो इस एक्ट के अंतर्गत कोई भी अपराध जो होगा वो समनीय होगा। नेक्स्ट है धारा 148, लास्ट धारा है। दोष सिद्धि के विरुद्ध अपील के लंबित रहते संदाय का आदेश करने की अपील। दोष सिद्धि हो गई, उसके विरुद्ध अपील के लिए लंबित कोई संदाय है, उसका आदेश करने की अपील न्यायालय की क्या कह सकते हैं? तो पहला है, इस धारा के अधीन संदेह रकम धारा 143 के अधीन संदत अंतरिम प्रतिकर के अतिरिक्त होगी। जो अंतरिम प्रतिकर दिया जाएगा इस धारा के अंतर्गत, धारा 148 है, उसके अधीन जो रकम दी जाएगी वो धारा 143 क के अधीन जो अंतरिम प्रतिकर दिया जाएगा उसके अतिरिक्त होगी। नेक्स्ट है, रकम का भुगतान कितने समय में किया जाएगा? तो सेम वही 60 दिन में किया जाएगा। और अगर वो जस्टिफाई कर देता है 60 दिनों में क्यों नहीं हो पाया तो 30 दिन और उसको दिए जाएंगे। नेक्स्ट है थर्ड, तो क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन कि अपीलार्थी के दोष मुक्त कर दिए जाने पर परिवादी द्वारा अंतरिम प्रतिकर की रकम का भुगतान कितने समय में किया जाएगा? अगर मान लो अपीलार्थी है, उसको दोष मुक्त कर दिया जाता है, तो परिवादी अंतरिम प्रतिकर का भुगतान कितने दिनों में करेगा? तो सेम वही रहेगा, 60 दिन के भीतर करेगा। और अगर वो नहीं कर पाता है और वो पर्याप्त कारण दे देता है तो 30 दिन की अवधि और बढ़ाई जा सकती है। लेकिन इसमें क्या होगा, प्रचलित जो बैंक के ब्याज दर है उससे उसको ब्याज देना पड़ेगा। नेक्स्ट है कि अपील न्यायालय अपील के लंबित रहने के दौरान किसी भी समय अपीलार्थी द्वारा जमा की गई रकम को परिवादी को देने का निर्देश दे सकेगा। जो अपीलार्थी है उससे जो रकम जमा की गई है उसको किसी भी टाइम पे वो परिवादी को देने का आदेश दे सकता है। तो इस प्रकार से धारा 138 से 148 तक कंप्लीट हो गए। अब इसमें से मिसलेनियस कुछ क्वेश्चंस हैं जो कि मैंने बनाए हैं, जो आ सकते हैं, सेक्शन वाइज नहीं है, ये रैंडम क्वेश्चंस हैं। तो चलो इनको हम देखते हैं एक बार। पहला देखो क्या क्वेश्चन है कि चैप्टर 17 कब जोड़ा गया था? ये मैंने पहले भी पढ़ा है ये हमने कि 1 अप्रैल 1998 को जोड़ा गया था। नेक्स्ट है, क्या क्रॉस चेकों पर प्रक्रम में नहीं है शब्द का लिखा जाना आवश्यक है? प्रक्रम में नहीं है। अगर मान लो कोई चेक क्रॉस चेक है और उसके ऊपर प्रक्रम में नहीं है, ये लिखना आवश्यक है या नहीं है? तो ये आवश्यक नहीं होगा। नेक्स्ट है, सभी चेक विनिमय पत्र हैं, लेकिन क्या सभी विनिमय पत्र चेक हैं? तो नहीं, यानी कि सारे जो चेक होते हैं वो विनिमय पत्र होते हैं। विनिमय होता है, इसमें धन का विनिमय होता है, इधर का धन, ये अपना धन इधर दे देता है तो विनिमय हो जाता है। इसलिए सारे के सारे चेक जो भी हैं वो विनिमय पत्र होंगे, लेकिन सारे के सारे विनिमय पत्र हैं वो चेक नहीं होंगे। नेक्स्ट है 4 कि किस उपधारणा को साक्ष्य का विशेष नियम उपबंधित करता है जब तक कि प्रतिकूल साबित नहीं कर दिया जाता है? यानी कि ऐसी कौन सी उपधारणा है जिसको साक्ष्य का विशेष नियम उपबंधित करता है जब तक कि प्रतिकूल साबित नहीं कर दिया जाता है? ये आया था CJ 2016 में आया था। इसमें क्या है, खोया गया वचन पत्र, विनिमय पत्र, चेक, ये सम्यक रूप से स्टाम्पित था। तो इस उपधारणा को प्रतिकूल साबित जब तक नहीं कर दिया जाता है तो इसकी उपधारणा की जाएगी कि जो खोया गया वचन पत्र है, विनिमय पत्र है या फिर चेक है वो प्रॉपर रूप से सम्यक रूप से स्टाम्पित है। नेक्स्ट है, पृष्ठांकक की अनुमति के बिना एक प्रक्रम में लिखत में तात्विक परिवर्तन किए जाने पर वह प्रक्रम में लिखत को क्या बना देता है? शून्य हो जाता है। अगर मान लो पृष्ठांकक है, उसकी अनुमति के बिना ही उस लिखत पे कुछ परिवर्तन करता है, लिख देता है, तो वो शून्य हो जाएगी। ये 2016 में पूछा गया है। नेक्स्ट है, कौन सा एक प्रक्रम विलेख नहीं है? 4 ऑप्शन दिए गए थे कि इनमें से कौन सा एक प्रक्रम है जो कि विलेख नहीं है। ये 2017 में आया था। ये वचन पत्र, सावधि जमा रसीद, विनिमय पत्र और चेक। और लास्ट क्वेश्चन है कि धारा 143 से 147 तक प्रवर्त कब हुए? तो ये 6 फरवरी 2003 को हुए थे। चैप्टर 17 है,
ये बाद में जोड़ा गया था। और इसमें जो धाराएं हैं 143 से 147 तक ये 6 फरवरी 2003 को प्रवर्त हुए और ये भी CJ 2017 में आया हुआ क्वेश्चन है। चलो अब हम एक हल्का प्रकाश डाल लेते हैं, कुछ महत्वपूर्ण वाद हैं उनके ऊपर। तो पहला है CJ 2015 में आया हुआ है, धारा 142 कैश से है संबंधित। दशरथ रूप सिंह राठौर वर्षे महाराष्ट्र 2015 का केस है। तो इसमें क्या है कि केवल ऐसे न्यायालय जिनके प्रादेशिक सीमाओं में भुगतान करने वाला बैंक स्थित है, यानी मान लो कि कोई न्यायालय है, उसके प्रादेशिक सीमाओं के भीतर कोई भुगतान करने वाला बैंक है, तो उसको ही धारा 138 के अंतर्गत चेक अनादरण के आपराधिक मामले के अन्वीक्षा का क्षेत्राधिकार होगा। नेक्स्ट है धारा 139 से संबंधित लक्ष्मी वसेत गुजराज 2012 का केस है। तो इस धारा के अधीन उपधारणा सेल प्रकार की जाएगी, न कि विल प्रकार की। इसमें सेल उपधारणा की जाएगी। नेक्स्ट है धारा 138 मालप्पा सांगमापा देसाई वर्सेज लक्ष्मप्पा बसप्पा वाटी 1994 का। तो इसमें क्या है कि यह एक निरंतर अपराध है, क्योंकि इसमें एक अपराधों की श्रृंखला है, वो सारी श्रृंखला कंप्लीट हो जाती है तभी अपराध बनता है। नेक्स्ट है MS गिनी गारमेंट्स वर्सेज शेटी गारमेंट्स, ये धारा 143 का और 148 दोनों के अंतर्गत आता है। तो यहाँ पे 143 का में क्या है कि जो MS गिनी गारमेंट्स वर्सेज शेटी गारमेंट्स हैं, तो उनका धारा 143 है भविष्यलक्षी होगी कि मामला चलते हुए कोई संशोधन आ गया तो लागू नहीं होगा। और धारा 148 है वो क्या होगी, भूतलक्षी होगी। ये पास्ट से शुरू हो जाएगी, लेकिन 43 का है वो भविष्यलक्षी होगी अगर मान लो ये साबित हो जाता है तो। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जीजे राजा वर्सेज तेजराज सुराना, तो इसमें क्या है, ये 143 का में भविष्यलक्षी और 148 में भूतलक्षी होगी। नेक्स्ट है सुरेंद्र सिंह देसवाल वर्सेज वीरेंद्र गांधी, तो ये भी क्या होगा, धारा 143 के अनुसार ये भविष्यलक्षी होगा और 148 के अंतर्गत ये भूतलक्षी होगा। नेक्स्ट है ये 2018 में पूछा गया था कि श्यामपाल बनाम दयावती बसोया 2016 का केस है। तो इस केस के बारे में आया था 2018 के एग्ज़ाम में। प्रक्रम में लिखित अधिनियम से उत्पन्न मामले में यदि कोई दोनों समव्यवहार एक ही समव्यवहार के भाग हो तो आनुक्रमिक दंडों को समवर्ती रूप में चलाने का आदेश दिया जा सकेगा। अगर मान लो कि वो एक ही कोई समव्यवहार है, उसी के भाग हैं, तो उसके समवर्ती चलाने के लिए आदेश दिया जा सकेगा। नेक्स्ट है ये भी 2018 में आया हुआ है, ब्रिज स्टोन इंडिया प्राइवेट लिमिटेड बनाम इंद्रपाल सिंह। तो इसमें क्या है कि न्यायालय के परिवाद ग्रहण करने के स्थानीय क्षेत्राधिकार के बिंदु को संशोधन अधिनियम 2015 में के परिप्रेक्ष्य में निर्मित किया गया था। और लास्ट है इसका CJ 2017 में पूछा गया था, मीटर्स एंड इंस्ट्रूमेंट्स प्राइवेट लिमिटेड बनाम कंचन मेहता 2017। तो इसमें क्या है, यद्यपि राजीनामा के लिए उभय पक्ष की सहमति आवश्यक है, परंतु यदि यह न्यायालय इस बात से संतुष्ट है कि परिवादी की समुचित रूप से क्षतिपूर्ति की जा चुकी है, तो न्यायालय बिना ऐसी सहमति के भी न्याय हित में अपने विवेकानुसार कार्यवाही को समाप्त करके अभियुक्त को उन्मोचित कर सकता है। तो इस प्रकार से सारे क्वेश्चन हो गए, इनसे बाहर आने की कोई संभावना नहीं है। जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे मैंने इसमें कवर करने की कोशिश की है। अगर मेरा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, जिससे कि आगे भी आपको इस प्रकार के इम्पोर्टेंट वीडियोज़ मिलते रहेंगे। और मेरे चैनल को ज़रूर, अगर ये वीडियो देखते हो तो ज़रूर आगे भी देखते रहना, क्योंकि अब से मैं RGS के लिए मेरी तरफ से
मैंने खुद ये PDF तैयार किए हैं जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आ चुके हैं और जो आने की संभावना है इसके हिसाब से। तो मैंने सारे एक्ट्स के ये PDF तैयार कर रखे हैं जिनके बारे जो कि मैं आपको शेयर करूँगा। थैंक यू।